Students, very good morning to all of you. Namaste, assalamu alaikum, sat sri akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3 from class 10th mathematics. The name of the chapter is pair of linear equations in two variables. तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपने टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो के बीच में हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं जिसका यूज़ करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं. तो उसके बीच में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इस वाले मेथड के बीच में हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं. क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं. अगर वो ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करता है उस केस में हमको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है. ठीक है. और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कंसिस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसमें हमको सॉल्यूशन मिलता है तो ये कंसिस्टेंट होती है. साथ ही साथ इनका जो ग्राफ होता है दैट इज़ इंटरसेक्टिंग. तो तीन चीज़ें देखने को मिलती थी. एक तो इंटरसेक्टिंग होता है ग्राफ, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन होता है और तीसरा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये कहलाता है. ये तो पहला केस था. दूसरे वाले केस में हम क्या देखते हैं कि ग्राफ जो है वो कोइंसिडेंट हो सकता है. मतलब एक दूसरे के ऊपर ही दोनों ग्राफ आ सकते हैं. एक ही लाइन के ऊपर दोनों ग्राफ आ सकते हैं, दोनों ही इक्वेशंस के ग्राफ आ सकते हैं. उस केस के बीच में जो ग्राफ होता है उसको हम कोइंसिडेंट ग्राफ कहते हैं. उस केस के बीच में जो हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि इस वाले केस में भी हमको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं. तो इस वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे. तो ये तो था दूसरी कंडीशन. तीसरी कंडीशन जो इसके बीच में आ रही थी, जो ग्राफ होता है इक्वेशंस का, ठीक है, जो ग्राफ बनता है दोनों इक्वेशंस का वो एक दूसरे के पैरेलल चलता है. कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं. ऐसे केस के बीच में क्योंकि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं हैं, कोई कॉमन पॉइंट निकलता ही नहीं है, तो इस केस में इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और साथ ही साथ ग्राफ जो होता है वो पैरेलल होता है. तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. और जो हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी उसके बीच में हमने देखा था कि जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, अगर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिले, यूनिक सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है, उस वाले केस में अगर हम इनके इक्वेशन के बीच में आने वाले कोफिशिएंट्स जो हैं उनकी रेशो को अगर देखें, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x of equation 1 divided by coefficient of x of equation 2 वो does not equal to होता है coefficient of y of equation 1 divided by coefficient of y of equation 2. या फिर आप ये भी कह सकते हो a1 over a2 is not equal to b1 over b2. ठीक है. ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है जहाँ पर लाइंस जो होती हैं, ग्राफ को जो बनता है वो इंटरसेक्टिंग होता है और आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है. जिस वाले केस में हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं उस वाले केस में जो ग्राफ होता है वो तो होता है कोइंसिडेंट. तो कोइंसिडेंट जो ग्राफ होता है उस वाले केस में आप एक चीज़ देखोगे कि जो कोफिशिएंट्स की रेशियो है, ठीक है, a1 ओवर a2 इज़ इक्वल टू b1 ओवर b2 इज़ इक्वल टू c1 ओवर c2 आपको देखने को मिलेगा. जब ऐसा होगा तो आप समझ जाना वहाँ पर जो ग्राफ आने वाला है वो आपको पैरेलल तो नहीं बोलूँगा, कोइंसिडेंट ग्राफ आने वाला है. कहाँ पर? वो कोइंसिडेंट ग्राफ आने वाला है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दोनों के दोनों ग्राफ बने हुए होंगे और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे. जो तीसरी वाली कंडीशन थी जिसके बीच में
जो ग्राफ बन रहा था वो एक दूसरे के पैरेलल बन रहा था, कभी भी काटता नहीं है, नो सोल्यूशन आपको देखने को मिल रहे थे। उस वाले केस में जो रेशो ऑफ कोफिशिएंट्स होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होती है। उस केस में आपको कोई भी सल्यूशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो हम रेशो को कंपेयर करते हैं, इससे हमको एक तरीके का गेस हो जाता है कि आपको किस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है या किस तरीके के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, या सॉल्यूशन मिलने वाले भी हैं कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ों का आपको गेस हो जाता है जब आप इन कोफिशिएंट्स की रेशो को कंपेयर करते हैं। तो ये तो था ग्राफिकल मेथड। उसके बाद में मैंने अलजेब्राइक मेथड की बात की थी, जिसके बीच में हमने 3 तरीके के मेथड्स को डिस्कस किया था, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, जोड़े जो दे के रखे हैं इक्वेशंस के, उनके सॉल्यूशंस को आप ढूंढ सकते हो। तो जो सबसे पहला मेथड था दैट वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू को सॉल्व करते हुए उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्म में लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, लेते हैं, फिर उसको दूसरी इक्वेशन के बीच में दूसरे वेरिएबल की जगह उस वैल्यू को भर देते हैं। इससे हो जाता क्या है कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, जो 2 वेरिएबल का होता है, वो आखिरकार उसमें 1 वेरिएबल का ही रह जाता है। और उसके बाद आपको पता है 1 वेरिएबल वाले जो इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व करना आसान होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं। जो दूसरा मेथड होता है फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से आप समझ जाओ कि इसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं या ख़त्म करने वाले हैं, जिससे होगा क्या कि जो इक्वेशन, जो कि 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हमारे पास में आ रही हैं, वो ओवरऑल एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन रह जाएगी। और उसके बाद हम एक वेरिएबल वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब एक वेरिएबल की आपको वैल्यू मिल जाएगी। जब आपके पास में एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद उस वैल्यू को आप पुट करते हो दूसरी इक्वेशन के बीच में, और उस टाइम पे आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन इस एलिमिनेशन के केस में आपको करना क्या होता है कि जो भी आपको 2 इक्वेशंस दे के रखी हुई हैं, ठीक है, उनमें से किसी भी एक वेरिएबल को आपने बराबर करना होता है। मतलब कुछ इस तरीके से उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है कि दोनों इक्वेशन के बीच में एक वेरिएबल जो है वो सेम कोफिशिएंट्स के साथ में आ जाना चाहिए, सेम कोफिशिएंट के साथ में आ जाना चाहिए, वो सेम टर्म्स हो जानी चाहिए, कोफिशिएंटली भी और वेरिएबली भी। ठीक है, मतलब उनके वेरिएबल भी सेम हो जाने चाहिए और कोफिशिएंट भी उनके सेम हो जाने चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन के बीच में से दूसरी इक्वेशन को निकाल देते हैं, और हो क्या जाता है कि जो सेम वेरिएबल होते हैं विद सेम कोफिशिएंट वो ख़त्म हो जाते हैं, और ओवरऑल क्या रह जाता है, उस इक्वेशन के बीच में एक ही वेरिएबल की इक्वेशन रह जाती है। एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है, एक वेरिएबल की ही इक्वेशन रह जाती है, और उस एक वेरिएबल वाली इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब जब हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को हम इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करके फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें जब हम वेरिएबल्स को और उनके कोफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम देखते क्या है कि जो भी वेरिएबल को आप बराबर करना चाहते हो, ठीक है, मान लेते हैं आप दोनों इक्वेशन के बीच में x वाले वेरिएबल को बराबर करना चाहते हो, मतलब दोनों इक्वेशन के बीच में x के साथ में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है वो बराबर करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन 1 के x वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में, ठीक है,
इक्वेशन 1 के x वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में पूरी की पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 के x वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में पूरी की पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इससे हो क्या जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल दोनों इक्वेशन के बीच में बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल को बराबर करना चाहते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन के बीच में, तब उस केस के बीच में आप इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल को ले करके मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 2 के साथ में, और इक्वेशन 2 के y वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को। उस केस में y वेरिएबल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एलिमिनेशन मेथड, जिसके साथ में आप सबसे पहले उस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तब्दील करने की कोशिश करते हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू को हासिल करते हैं, उसके बाद दूसरी को हासिल करते हैं। इसी में एक तीसरा मेथड भी आ रहा था जिसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला था। ठीक है, ये भी अलजेब्राइक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ही है, लेकिन ये तीसरा मेथड है। हमने 3 तरह के मेथड पढ़े ना अलजेब्राइक मेथड में। नंबर 1 पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा इसके बीच में हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब तीसरे मेथड के बारे में हम करने जा रहे हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसका यूज़ करके भी आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। किसके? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है यूजुअली हम किस वाले केस में यूज़ करते हैं? यूजुअली हम इसका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन कौन से केस में? यहाँ पर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला होता है, वहीं पर हम ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जब आपको ढूंढने होते हैं तो उस केस के बीच में क्या करोगे आप, कैसे ढूंढोगे? उसके वाले केस के बीच में इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यूजुअली हम इसको यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। तो देखो, समझो इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको इसके बीच में 2 इक्वेशंस दी गई होंगी, है ना, जैसे इक्वेशन 1, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जनरल फॉर्म का ही बहुत यूज़ होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म को अगर आप देखोगे तो क्या होगी? a1x प्लस b1x प्लस c1, ठीक है, और इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर देखें तो x और y, x और ये y है, ठीक है, x और y जो हैं दीज आर वेरिएबल्स। x और y जो हैं दीज आर वेरिएबल्स। क्या है ये? वेरिएबल्स। और a1 जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड b1 जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 जो है दिस इज कांस्टेंट टर्म्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये तो थी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। इसी के साथ में क्योंकि जोड़ा दिया गया होगा तो इक्वेशन 2 भी होगी। तो इक्वेशन 2 की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म आपको देके रखी हुई होगी। तो मैं सीधा ही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के स्टेप्स आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको
यही करना है, ठीक है। इक्वेशंस की जनरल फॉर्म को ही लिखना है, दोनों इक्वेशंस की जनरल फॉर्म को ही लिखना है। तो इक्वेशन की मैंने जनरल फॉर्म को लिख लिया। इस जनरल फॉर्म को लिखने के बाद में, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और समझा देता हूँ कि कुछ इक्वेशंस के बीच में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि ये सारी टर्म्स इक्वल टू के दूसरी साइड में हो सकती है। जैसे ये कांस्टेंट जो है C1 जो है इस साइड में हो सकता है। आपको वैसे केस में सबसे पहले यही करना है कि उस इक्वेशन को इस वाली जनरल फॉर्म के बीच में तब्दील करना है। मतलब अगर इस साइड में कोई कांस्टेंट टर्म है उसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके जाना है। अगर इस साइड में कोई b1y आ रहा है उसको उठा करके इक्वेशन के दूसरी साइड में लेके जाना है, ताकि वो इक्वेशन जो है, ओवरऑल जो इक्वेशन है वो इक्वल टू 1 दिखे। आपको क्या दिखनी चाहिए? इक्वल टू 1 दिखनी चाहिए। सारी की सारी टर्म को एक साइड में आपको करना है और उसको इक्वल टू के 1 करना है, ठीक है। इक्वल टू के 0 करना है, किसके? इक्वल टू के 0 करना है। तो इक्वल टू के 0 करने पे ही ये इसकी वो फॉर्म बन जाएगी जिसका यूज़ आप करने वाले हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो इस फॉर्म में आपको इक्वेशंस को सबसे पहले डालना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में रखना पड़ेगा। उसके बाद अगले वाले स्टेप में आपको क्या करना है? अगले वाले स्टेप में आपको करना क्या है? x लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? x लिखना है, y लिखना है और 1 लिखना है। क्या लिखना है? x लिखना है, y लिखना है और 1 लिखना है। इतना करने के बाद में उसके अगले वाले स्टेप में आपको क्या करना है? सबसे पहले, क्योंकि x वाला शुरू हो रहा है ना, जहाँ पर आपको x के नीचे जो भी वैल्यू रखनी है, पहले समझ लो। जब आप x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करोगे तब आप x वाले जितने भी टर्म्स आ रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस के बीच में उनको ढक दोगे। ढकने के बाद में जो बच जाएगी, बच क्या रही है? b1 b2 c1 c2 बच रही है। तो इनके ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा? x के पास में इस साइड में b1 और उसके नीचे b2, उसके बाद c1 c2, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, क्या आएगा? bc a1 a2 लिखोगे और उसके बाद में फिर से b1 b2 लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। क्या लिखोगे स्टेप में? x y 1 और उनके साथ में x के इस साइड में b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से होते हुए चलना है। b1 b2 c1 c2, उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गए a1 a2 और उसके बाद b1 b2, ये लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अगले वाले स्टेप में आपको क्या करना है? इनकी ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन्हीं की ही होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले ऐसे ही होगा, ठीक है। ये याद रखना, b1 की c2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन, c1 की a2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन और a1 की b2 के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो इतना करने के बाद में ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। b1 की c2 के साथ में, c1 की a2 के साथ में, a1 की b2 के साथ में। इतना करने के बाद में अब आपको फिर से क्या लिखना है? x, क्या लिखना है? x लिखना है। x के नीचे कुछ टर्म्स आएंगी। क्या आएंगी? x के नीचे टर्म्स आएंगी कुछ। वो टर्म्स कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। b1 और c2 की मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले लिखी जाएगी यहाँ पर, और b1 और c2 की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी? इस तरीके से b1 c2 की मल्टीप्लिकेशन। इतना लिखने के बाद में इसमें से मुझे एक और टर्म को माइनस करना है, और वो माइनस करने वाली या माइनस होने वाली टर्म क्या होगी?
इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा गया है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B1 C2 के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको लिखा, उसमें से माइनस करना है B2 C1, ठीक है। क्या होगी इसमें से B2 C1, इसके बीच में से मल्टीप्लाई होगा B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है। उसके बाद में इसको हम इक्वल टू रखेंगे y टर्म के, y टर्म के नीचे क्या आएगा, वो आएगा यहाँ से मल्टीप्लिकेशन जो आ रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रही है ना, C1 इंटू A2, क्या C1 इंटू A2, इसमें से माइनस करेंगे, वो माइनस होने वाली कौन सी होगी, देख लो यहीं से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, C2 A1, C2 A1, ये इसके बीच में से माइनस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/, ठीक है। ये आपको याद रखना है 1/, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कुछ टर्म्स आएंगी। तो सबसे पहली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ रही है, जिनके बीच में ये 1 आ रहा है, वो आ रही है A1 इंटू B2, ठीक है। क्या आ रही है, A1 इंटू B2, इसमें से माइनस हो जाएगा A2 B1, A2 B1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यही तो आपको समझना है, इसी को तो आपको समझना है। तो ये चीज़ें आपको करनी हैं। उसके बाद में, इतना करने के बाद में आपको जो भी टर्म, चाहे वो x वाली टर्म है, उस x वाली टर्म को कंपेयर करना है इस वाली टर्म के साथ में। तो आपको यहाँ पर x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, समझे, कुछ x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद जब आपको y की वैल्यू को ढूंढना है तो आपको y वाली टर्म को फिर से इस टर्म के साथ में कंपेयर करना है या इस टर्म के बराबर करना है, तो तब आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास में x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। या फिर आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि मान लेते हैं आपने इस वाले को इसके बराबर किया, तो आपके पास में x की वैल्यू आई, क्या आई, x की वैल्यू। उस x की वैल्यू को आप इक्वेशन के बीच में, किसी भी इक्वेशन के बीच में पुट कर दो और उस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। कोई सी भी इक्वेशन ले लो, उस इक्वेशन के बीच में उस x की वैल्यू को पुट करो और उस इक्वेशन को सॉल्व करो, तब आपके पास में वहाँ पर उस इक्वेशन के बीच में से y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हम इनको करेंगे, इनके सवालों को करेंगे, तब आप समझ जाओगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मानते हैं x की वैल्यू को ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं रखूँगा यहाँ पर x ओवर B1 इंटू C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1/, A1 B2 माइनस A2 B1, जो आगे जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ x की चाहिए वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। तो x को अगर मुझे ढूंढना है तो ये सारी की सारी टर्म यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इस साइड में जा कर के ये न्यूमरेटर बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, डिवाइडेड बाय A2 B1, नहीं ये क्या है, A1 है, A1 B2 माइनस A2 B1। तो हमारे पास में इस तरीके से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x विल बी इक्वल टू B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1।
ये x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम y को कंपेयर करेंगे तो y की भी इसी तरीके से कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू को निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाकी जैसे जैसे सवालों को करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको समझते जाएंगे। चल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर हो जाएंगे अगले कुछ टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।